Hello students, myself Rakesh Vachar, Director of Sahil Commerce Faculty. This is my third video for class 11th, name of chapter Introduction to Accounting. फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में हमने 3 क्वेश्चन कवर करे थे। एक तो था फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, एक हमने करा था पार्टीज इंटरेस्टेड और एक करा था डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग। आज बेटा हम इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो बेटा सबसे ऊपर देखो ऑब्जेक्टिव, फिर फंक्शन, फिर रोल। मैंने बेटा इस तरह से रेडी कराया है कि ये तीनों एक जैसे लगे। और बिल्कुल बेटा ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है तुमने उसी को फॉलो करना है। जो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल इसी सिस्टम से चलना। एक ही क्वेश्चन में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और रोल तीनों कवर हो जाएंगे। बेटा देखो एक मैंने बिजनेसमैन से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। पहले ना हम इसको एक जर्नल वे में एक स्टोरी की फॉर्म में लेते हैं। मैंने एक बिजनेसमैन से पूछा, अरे भाई तूने अकाउंटेंट अपॉइंट किया हुआ है, इतनी सारी बुक्स मेंटेन करता है, क्या तेरा ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये सब करता है? तो देखो एक जर्नल वे में हम बात करें तो वो हमें क्या जवाब देगा। वो कहेगा देखो जी अकाउंट्स प्रिपेयर करने का ये फ़ायदा है कि जो ह्यूमन मेमोरी है ना उसकी एक लिमिटेशंस होती है। हम ईच एंड एवरीथिंग माइंड में स्टोर नहीं कर सकते। तो सारा कुछ राइट डाउन करने से हमारा जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ऑन पेपर आ जाता है। तो उससे हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन्ड हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट होगा मेंटेनिंग द रिकॉर्ड। तो बेटा मेंटेनिंग द रिकॉर्ड में ये हुआ द मेन ऑब्जेक्टिव। अब जब देखो ऑब्जेक्टिव करोगे तो द मेन ऑब्जेक्टिव वर्ड लिखना, फंक्शन करोगे तो ऑब्जेक्टिव की जगह फंक्शन कर देना, रोल करोगे तो ऑब्जेक्टिव की जगह रोल कर देना। देखो कितने अच्छे तरीके से तीनों क्वेश्चन एक साथ रेडी हो जाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। यस, तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अकाउंट्स को जो रिकॉर्ड है उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। दिस ऑब्जेक्टिव हैज़ गेन, किसको गेन देता है? इंपॉर्टेंस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी। तो ये हमें गेन कराता है, हमारी ह्यूमन मेमोरी को एक तरह से इम्प्रूव करता है क्योंकि हम सारी चीज़ें माइंड में स्टोर नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट है डिटर्मिन द प्रॉफिट और लॉस। मैंने तुम्हें याद होगा फर्स्ट वीडियो में कहा था कि कोई भी जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। और प्रॉफिट का मीनिंग मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि जो प्रॉफिट है ना तो वो वीकली कैलकुलेट करते हैं ना मंथली, वो ईयरली कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा ईयरली प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें ईयर के एक्सपेंस और ईयर के इनकम चाहिए। तो सारा कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने से हमारे पास इनकम और एक्सपेंस दोनों के रिकॉर्ड होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस निकाल कर हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए सेकंड पॉइंट है डिटर्मिन द प्रॉफिट और लॉस। तो बेटा इसमें आएगा था नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव करोगे तो ऑब्जेक्टिव लिख देना, फंक्शन करोगे तो फंक्शन लिख देना, रोल करोगे तो रोल कर देना। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन द नेट रिजल्ट। क्या वर्ड यूज़ करा मैंने? नेट रिजल्ट, क्योंकि मैं प्रॉफिट लॉस थोड़ी बताया। नेट रिजल्ट ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, जो हमने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करी है उसका वो हमें नेट रिजल्ट बताता है फॉर अ पीरियड। पीरियड मतलब 1 ईयर। और वो क्या बताता है? वेदर ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड में फर्म अर्न प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है और सफ़र लॉस की फर्म लॉस है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमें बताता है। फॉर दिस पर्पज़ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। तो समझ आ गया बेटा? तो इसमें क्या लिखना है? मेन सेकंड में ये लिखना है कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन द नेट रिजल्ट ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन फॉर अ पीरियड, असरटेन वेदर ड्यूरिंग द पीरियड में द फर्म अर्न प्रॉफिट या सफ़र लॉस, कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस पर्पज़ के लिए हम क्या बनाएंगे? फॉर दिस पर्पज़ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है बेटा? तो अब देखो तीसरा पॉइंट है, सी में लिखा हुआ है डिटर्मिन द फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा देखो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। मैंने तुम्हें एक बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि जो जैसे नीरव मोदी है। बेटा नीरव मोदी ने क्या हुआ था कि उसने ना बैंक्स वगैरह के से लोन लिया, तो उस लोन को ना उसे बिज़नेस में एसेट्स खरीदनी चाहिए थी, बिज़नेस में उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए था। लेकिन उसने वो पैसा अपनी लग्जरी लाइफ पे खर्च कर दिया, जैसे बड़ी बड़ी पार्टीज़ कराना, बहुत ज़्यादा ऐड करना। तो पर्टिकुलर टाइम में उस जो उसने लोन लिया था उस लोन से उसने एसेट्स ना खरीद कर वो सारा पैसा उसने यूज़ कर दिया। इसका कहते हैं लीकेज ऑफ फंड। तो धीरे धीरे क्या वो उसकी एसेट्स तो बढ़े नहीं और बैंक का लोन बढ़ता चला गया। तो एक टाइम ऐसा आया कि जो उसकी एसेट्स है ना वो लोन का 1/4 रह गई। तो उसको पता था मेरे पास एसेट्स मान लो
₹25 की लोन मेरे ₹100 के, मैं तो पैसा पे ही नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए वो इंडिया छोड़कर चला गया। तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हर बिजनेसमैन एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। उस बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, एक एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो उससे कंपैरिजन हो जाता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यदि उसकी हमेशा एसेट जो है वो लायबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, इफ़ एसेट्स इज मोर देन लायबिलिटी तो उसे कहते हैं सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट है। यदि लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा होगी तो वो इंसॉल्वेंट होता है। इसलिए एसेट्स और लायबिलिटी का कंपैरिजन करना जरूरी है। और जब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तो हम एसेट्स और लायबिलिटी का आराम से कंपैरिजन कर लेंगे। तो यानी कि पॉइंट हो गया डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप देखो लिखना है द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव लिख देना, ठीक है। फंक्शन होगा तो फंक्शन लिख देना, रोल होगा तो रोल लिख देना। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर द बिजनेस इज बैड, इट इज़ नेसेसरी टू नो। देखो नेसेसरी है ना, ये नेसेसरी टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एंड फॉर दिस पर्पज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सिंपल सी बात है कि हर बिजनेस के लिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए उसे बैलेंस शीट बना रही है और बैलेंस शीट में उसको दो आंसर्स मिलेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी। डी में द कम्युनिकेटिंग। देखो बेटा तभी मैंने ना पहले वो क्वेश्चन करा दिया था यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने फाइनेंशियल उसमें बताया था यूज़र्स या पार्टीज इंटरेस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन कौन यूज़ करता है। उसमें पहले हमने 3 इंटरनल यूज़र बताए थे। इंटरनल यूज़र में था, एक था बेटा ओनर था, ठीक है, एक मैनेजमेंट था, ओनर मैनेजमेंट, और तीसरा बच्चों अपने दिमाग में लाओ, ओनर मैनेजमेंट, तीसरा था एम्प्लॉयज़। फिर उसके बाद हमने एक्सटर्नल यूज़र करे थे इन्वेस्टर की, वो पैसा इन्वेस्ट करे या ना करे, क्रेडिटर वो कितना गुड्स उधार में दे उसकी वर्थनेस के लिए, मनी लेंडर होते थे बैंक्स, बैंक कितना लोन दे और गवर्नमेंट कितना टैक्स इम्पोज करे। तो मतलब ये जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं तो अगला ऑब्जेक्ट होता है इन अकाउंट्स को हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है उसको वो कम्युनिकेट कर देते हैं जिससे वो अपने प्रॉपर डिसीजन ले सके। तो अकाउंटिंग हैज़ टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल फैक्ट्स। ये फाइनेंशियल फैक्ट को कम्युनिकेट करता है अबाउट द इंटरप्राइज या अबाउट द बिजनेस to the various interested parties like owner, investor, creditor. This is done is enable these parties to take the sound economic decision, जिससे वो economic decision ले सके। enable या enable है, enable these parties to take the, ठीक है बेटा। चौथा असिस्टिंग द मैनेजमेंट। तुम्हें बेटा मैंने एक इंटरेस्टेड पार्टी में मैनेजमेंट बताया था, मैंने कहा था मैनेजमेंट का एक डिसीज़न लेते हैं, उसको मैंने बताया था ऑप्टिमम बिजनेस डिसीज़न। मैनेजमेंट जो होता है वो बिज़नेस को कंट्रोल करता है, वो क्या होता है कि टाइम टू टाइम डिसीज़न लेता है और बिना बुक्स को मेंटेन के वो डिसीजन ले सकते हो। तो सेम बच्चा जो पार्टीज इंटरेस्टेड में हमने मैनेजमेंट करा था वो ये यहाँ भी यूज़ हो जाएगा, असिस्टिंग द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अपने डिसीजन के लिए उसे जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है, ठीक है, लिखने से। तो यदि वो अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते तो उसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो वो फ्यूचर की पॉलिसीज़ नहीं बना पाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स। देखो जैसे जब भी हम कोई अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना उसमें हमारी एसेट्स का पूरा रिकॉर्ड होता है, कितनी हमारी एसेट्स है, चेयर कितनी है, एसी कितने है, बिल्डिंग कितनी है, हर चीज़ का रिकॉर्ड होने से क्या होता है कि अब मान लो मेरे इंस्टीट्यूट में 100 चेयर्स हैं, रिकॉर्ड में मैंने सारा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करा, बाद में पता लगा चेयर्स 90 रहेगी, तो मैं समझ गया कि 10 चेयर्स हमारी चोरी हो गई। तो उस केस में हम कंट्रोल करेंगे जिससे हमारी चेयर चोरी ना हो सके। तो सारी एसेट्स का रिकॉर्ड करने से प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स, तो हमारी एसेट्स प्रोटेक्ट हो जाती है। तो अब दोबारा आ रहा हूँ, पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग द रिकॉर्ड। इसमें तुमने क्या लिखना है कि जो ह्यूमन मेमोरी है उसको गेन करता है। ह्यूमन मेमोरी की लिमिटेशन के कारण हर चीज़ हम माइंड में स्टोर नहीं कर सकते, तो ऑन रिकॉर्ड होने से हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए टाइम टू टाइम वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हो जाती है। दूसरा डिटर्मिन द प्रॉफिट और लॉस। डिटर्मिन द प्रॉफिट और लॉस में मैंने कहा था जो हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं पीरियड में, उस पीरियड के एंड पर हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट या कैलकुलेट के लिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होने से हम प्रॉफिट या लॉस इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट या लॉस से हमें या तो पता लगता है बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, इसे कहते हैं अर्न प्रॉफिट, कि उसे प्रॉफिट हो रही है, सफ़र लॉस, लॉस में कभी अर्न नहीं लिखते, अर्न प्रॉफिट और सफ़र लॉस। और इस पर्पज़ के लिए हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस वीडियो के बाद तुम सिर्फ एक बार थ्योरी को रीड करोगे ना, सारी थ्योरी तुमसे हो जाएगी। तीसरा बच्चों
डिटर्मिन द फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें मैंने कहा था एसेट्स हमेशा लायबिलिटी से ज़्यादा होने चाहिए, इस पर्पज़ के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन होने से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हम इजीली ना अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं। और उस फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, जो हमें एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बताता है। फिर कम्युनिकेटिंग में मैंने ये बताया था कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जो डिसीज़न लेती हैं कि मतलब इन्वेस्ट करें या ना करें, गुड्स उधार क्रेडिट दें या ना दें। उसके बाद ओनर देखता है कि उसको बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से, ऑन रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट और लॉस पता लग गया, फाइनेंशियल पोजीशन पता लग गई। तो उसके बाद इन इन्फॉर्मेशन को हम इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करते हैं कि वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। यदि हम रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन करेंगे तो कोई भी बैंक हमें लोन नहीं देगा। असिस्टिंग द मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का काम होता है फ्यूचर के लिए पॉलिसीज़ बनाना। तो फ्यूचर पॉलिसीज़ के लिए मुझे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सारा ऑन रिकॉर्ड होने से वो फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और पोजीशन के बेस पर फ्यूचर के डिसीजन लेता है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स में मतलब हम सारी एसेट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। तो किसी भी एसेट्स के साथ कोई चोरी हो जाता है, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, एसेट्स कम हो जाते हैं, तो हमें ईजिली पता लग जाता है। तो उसके बाद बेटा फंक्शंस में ना देखो पहले पाँचों पॉइंट सेम है, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड भी सेम है, डिटर्मिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ इसमें लास्ट पॉइंट चेंज होगा। तो बेटा इसमें लास्ट पॉइंट चेंज है, उसमें लिखा है मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। बेटा लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि इनकम, जब हम इनकम अर्न करते हैं ना तो एवरी ईयर हमें इनकम टैक्स पे करना था। तो एक और बात बता दूं बच्चों, इनकम टैक्स एक तो ईयरली होता ही है, उसके साथ ना एक कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर है तो तुम्हें इनकम टैक्स क्वार्टरली भी देना पड़ता है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एक बात ये ध्यान रखना है, एक हम इनकम टैक्स पे करते हैं बेटा, एक कंपनी एक्ट के अंडर ना जो कंपनीज होती है उसको कंपनी एक्ट के अंदर अपनी डिटेल भेजनी होती है। और यदि तुम्हारे पे जीएसटी लगता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो जीएसटी के अंडर भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी होती है। बेटा जब हम टैक्स वगैरह फिल करते हैं, टैक्स सबमिट करते हैं, टैक्स को जमा कराते हैं ना, हमें एक फॉर्म जो सबमिट करना होता है उसको रिटर्न इन फॉर्म कहते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न भरने के लिए हमें सारी डिटेल देनी पड़ती है। यदि हम सारे रिकॉर्ड मेंटेन ना करते तो हम कंपनी को, इनकम टैक्स को, ठीक है, और जीएसटी एक्ट के अंडर हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो हमारे 3 एक्ट के अंडर हमें डिटेल भेजनी होती है, एक कंपनीज एक्ट में, एक इनकम टैक्स एक्ट में, एक जीएसटी एक्ट में। तो इसमें क्या लिखना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस। यस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड एविडेंस है एक तरह से, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ। इफ दे आर मेंटेन्ड सिस्टमैटिकली फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल एंड प्रिंसिपल। यदि तुम सारे रूल और प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हर जगह एक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। सच द लॉ, देखो द लॉ सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी एक्ट। तो जीएसटी, इनकम टैक्स, जीएसटी एक्ट, कंपनी एक्ट रिक्वायर्ड सबमिशन ऑफ रिटर्न इन फॉर्म। रिटर्न जो हम रिटर्न फॉर्म करते हैं, पीरियड एज अ प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ। जो भी उस लॉ का पीरियड है, पीरियड मतलब वो क्वार्टर भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। तो रिटर्न कैन बी सबमिटेड। तो आराम से यदि हमारे पास रिकॉर्ड सारे मेंटेन हैं तो हम ऑन टाइम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। रिटर्न वर्ड यूज़ करो, रिटर्न का मतलब फॉर्म ही होता है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी एक्ट में जीएसटी रिटर्न। तो इस रिटर्न को फिल करने के लिए, सबमिट करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा रोल में भी देखो बेटा पहले 5 पॉइंट सेम है, रोल में एक ही पॉइंट लास्ट वाला चेंज होगा जिसमें हो जाएगा एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट इन एज गुड्स एविडेंस फॉर द फेवरेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। क्या वर्ड है, एविडेंस फॉर द फेवरेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट तुम्हारा किसी के साथ हो गया तो तुम उसके अभी फेवर में डिसीजन लेना चाहते हो, तो तुम्हारे पास यदि सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन है तो वो अकाउंट्स एक्सेप्टेड होंगे। तो बेटा मेरे हिसाब से 2 पॉइंट तुम्हें मुश्किल हो गए, तो लास्ट ये फंक्शन लास्ट मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। तो लीगल रिक्वायरमेंट यही बनना है तुमने कि जो हर साल हमें
एक रिटर्न सबमिट करनी होती है। 3 जगह रिटर्न जाती है कंपनी एक्ट के अंडर, ठीक है, एक जाती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, एक जीएसटी एक्ट के अंदर। तो उसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और वो इन्फॉर्मेशन तब भी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास सारे अकाउंट्स मेंटेन्ड है। और रोल लास्ट पता लग गया एविडेंस इन कोर्ट, कि तुम्हारे साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी के साथ, उस डिसीजन को अपनी फेवर में लाना चाहते हो तो तुम अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सकते हो। तो बेटा आज हमारे 3 क्वेश्चन एक साथ रेडी हो गए, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड रोल। आराम से करना और एक काम करना, कॉपी पे ना ये पॉइंट लिख लेना पहले, क्योंकि अब जितने मैंने चैप्टर्स कराया ना बोर्ड पे जो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स अपने पास लिख लिख के रखो, क्योंकि यदि तुम्हें हेडिंग्स ठीक से याद है ना तो बेटा ईजिली तुम सारा कंप्लीट कर लोगे। ओके बच्चों, बाय।